हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? चलिए, बहुत मस्ती हो रही है, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाए। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस से कुछ दिनों से हम लोग 10 सॉलिड स्टेट का पढ़ाई कर रहे हैं। 10 सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ते पढ़ते आज पहुंच गए हैं पैकिंग इफ़िशियंसी में। किस में पहुंच गए? पैकिंग इफ़िशियंसी में। पैकिंग इफ़िशियंसी दैट मीन्स संकुलन क्षमता। अब ये संकुलन क्षमता क्या चीज़ है? जैसे कि आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ाई कि एक सॉलिड स्टेट में क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में कुछ भाग कणों के द्वारा भरा हुआ रहता है और कुछ भाग खाली भी होता है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि वॉइड होते हैं, और वॉइड हमारा कितने प्रकार का होते हैं? 2 प्रकार का। क्या क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके बारे में विस्तारित रूप से हम आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपने ये देखा था कि वॉइड जो होता है तो किसी भी क्रिस्टल लेटिस में जितना भी पार्टिकल्स है, मान लिया जाए कि पार्टिकल्स कितना है क्रिस्टल में? x है, ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो भी x होगा, बट जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो क्या हो जाएगा? 2x। तो इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे टोटल वॉइड्स इन आ यूनिट सेल बराबर क्या हो जाएगा? x + 2x = 3x। तो जितना भी कण होगा उसका 3 टाइम्स क्या होगा? वॉइड होगा। जितना भी कण होगा, कितना भी पार्टिकल्स होगा किसी भी क्रिस्टल लेटिस में या यूनिट सेल में, उसका 3 टाइम्स क्या होगा? हमारा वॉइड्स होगा, ठीक है। इतने सारे चीज़ों को जानने के बाद तो जब वॉइड भी है, कुछ भाग भरा हुआ भी है यानी कि ऑक्यूपाइड है, तो अब कितना भाग किस में भरा हुआ होगा, कितना भाग खाली होगा। तो सब इसलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? पैकिंग इफ़िशियंसी। तो पैकिंग इफ़िशियंसी में क्या जानेंगे हम लोग कि किसी भी क्रिस्टल लेटिस में कणों के द्वारा कितना भाग भरा हुआ है, कितना प्रतिशत मात्रा। तो पैकिंग इफ़िशियंसी क्या बताता है? टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल कितना परसेंटेज भाग किसी भी क्रिस्टल लेटिस में भरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्फीयर इन अ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। जैसा कि आपने पढ़ा था, मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे रिपीट कर दूँ, FCC या CCP में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, BCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, SCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्फीयर, तो ऑल स्फीयर ये चीज़ हमको बता रहा है किसमें कितना होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी हो जाए कि FCC में कितना परसेंट पैकिंग इफिशियंसी होता है, कितना परसेंट एम्प्टी स्पेस होता है। BCC में कितना पैकिंग इफिशियंसी होता है, कितना एम्प्टी स्पेस या फ्री स्पेस होता है। उसी तरह से SCC में कितना पैकिंग इफिशियंसी होता है और कितना परसेंट भाग एम्प्टी होता है। इन सब चीज़ों को जानेंगे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में फटाफट कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा, सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन आप अपना जानकारी हमारे साथ शेयर करें। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। पैकिंग इफिशियंसी के अलावा एक चीज़ और हमको निकालने आता है कंपटीशन में, नीट में हो, JEE मेंस में हो, ये पैकिंग फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन में क्या है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल नहीं करेंगे, केवल इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड करके निकालेंगे, हमको फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे? किसी भी यूनिट सेल का, चाहे FCC हो, BCC हो, SCC हो, किसी का भी पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी ऑफ FCC या CCP। इन दोनों का पैकिंग इफिशियंसी निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। हालांकि इनका पैकिंग इफिशियंसी यानी कि FCC का, CCP का और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटेड यूनिट सेल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैकिंग इफिशियंसी सेम होता है, लेकिन निकालने का तरीका इन दोनों का एक है और HCP का अलग है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं क्या कि FCC, CCP या HCP का पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है? अगर बता सकते हैं तो फटाफट कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ओके,
चलिए देखते हैं, पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं किसका, एफसीसी यूनिट सेल का, क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल का हमको परिभाषा पता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावे यूनिट सेल के प्रत्येक फेस के सेंटर में भी पाया जाता है। ठीक है, ये बना दिया हमने एक यूनिट सेल। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो पार्टिकल्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पे तो कंपलसरी है, मगर मैं यहाँ पर 2 ही कॉर्नर पे आपको पार्टिकल्स दिखाऊंगा क्योंकि हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे। अब ये जो पार्टिकल हो गया ये किसका हो गया, फेस के सेंटर का, और ये दोनों किसका हो गया, कॉर्नर का। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम इन एज लेंथ को, ये जो हमारा एज लेंथ है, किनारा है, इसको हम ए मान लेते हैं। सभी क्या होंगे, हमारा ए होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, या दैट मीन्स कि ये जो यूनिट सेल है ये क्या होगा, हमारा क्यूबिक होगा, और हम इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ हम यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं कि लेट दैट मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है। क्या है ये, एक हमारा यूनिट सेल है। तो हमने क्या काम किया है कि यहाँ पर ए बी सी डी बनाया। ठीक है, यही चीज़ है, और यहाँ से यहाँ तक एक कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने। अब ये क्या बन गया, हमारा समकोण बन गया। तो हम राइट ट्रायंगल ले सकते हैं ए बी सी या फिर ए डी सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम बोर्ड में जल्दी से। हम बात करेंगे अगर तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा भाई, ए सी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ए बी बेस हो गया, और बी सी परपेंडिकुलर हो गया। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू हमने बी रख दिया तो बी स्क्वायर, इसका ए है, इसका भी ए है, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, इसलिए बी इज इक्वल टू √2a हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे कि हम रेडियस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एक स्फीयर है, गोला है, कण है, तो इसका रेडियस यहाँ पे r हो गया और इसका भी रेडियस यहाँ पे r हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये 2r, क्योंकि ये क्या हमारा बीच से केंद्र से होकर के गुजरा तो वो डायमीटर हो गया। इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि b इज इक्वल टू 4r, इसलिए अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2a बराबर 4r। यहाँ पर हमको एक चीज़ मिल रहा है, ए क्या है हमारा, ए डी जी एज लेंथ। ठीक है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यानी कि एफसीसी यूनिट सेल में यूनिट सेल के एज लेंथ और स्फीयर के रेडियस के बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको बराबर, जेईई मेंस में हो, नीट यूजी में हो, बोर्ड एग्जाम्स में हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बराबर पूछते रहता है, इस पर भी आप फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं, हम इस रिलेशन को पूरा निकाल के दिखाते हैं हम आपको। अब √2a बराबर 4r हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4/√2r। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 है तो 4 की जगह में हम क्या कर सकते हैं, हम √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2/√2r। एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2√2r। ठीक है, 2√2r, तो a बराबर 2√2r, ये एक रिलेशन मिल गया। हाँ, अब दूसरा देखिए इसी में रिलेशन r इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2√2a, ये एक रिलेशन मिल गया। ये दोनों रिलेशन को आप अच्छे से याद कर लेंगे, इसका हमको बार बार जरूरत पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगा, थ्योरी में तो जरूरत पड़ता ही है, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में जरूरत पड़ेगा। आपको इसे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं, शर्त यही है कि आपको ये क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका कि पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं और पैकिंग इफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ तक आप देख लेंगे, अगर उतारना है तो आप उतार लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप आसानी से उतार सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्फीयर। तो
तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्फीयर, तो एफसीसी में कुल कणों की संख्या कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आप जानते हैं तो बता सकते हैं 4 होता है। और स्फीयर का वॉल्यूम पता है, नहीं पता देख लीजिए यहाँ पे 4/3 πr³ इंटू 100 था, 100 कर देंगे बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जो भी क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसके साइड का क्यूब हो जाता है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए का या आर का वैल्यू बैठा देंगे। आप ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं कि ए बराबर 2√2r या फिर r बराबर 1/2√2a, ये निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ पर फटाफट बैठा देंगे, 16 गुना 3.14 पाई का वैल्यू बैठा दिया, r³ को रहने देते हैं, 100 को यहाँ पर बैठा देते हैं अपॉन। अब ये जो 3 यहाँ पर था उस 3 को यहाँ नीचे लेके आ गया, ए का वैल्यू हम ये बैठा देंगे, क्या हो जाएगा 2√2r होल क्यूब। अब ये हो जाएगा 16 गुना 3.14 इंटू r³ इंटू 100 अपॉन 3 इंटू, अब 2√2 पर क्यूब है तो 2 पर क्यूब कितना हो जाएगा 8 और √2 पर क्यूब क्या हो जाएगा 2√2, तो इस तरह से हो गया 16√2 गुना r³। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि r³ को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 16 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 3.14 को 100 से गुना कर दीजिए, 314 हो जाएगा। 3 इंटू √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.41, तो इस तरह से हो जाएगा 314 अपॉन 4.25 के आसपास हो जाएगा। नहीं 23 मान के चलिए ना, 3×3/2 हाँ ठीक है। अब जब इसको काटेंगे ना तो ये आ जाएगा लगभग आपका 74%। अब आप पैकिंग फ्रैक्शन, ये तो पैकिंग इफिशियंसी हो गया। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन आप जनरल कर सकते हैं 0.74। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, तो 100 हट जाएगा आपका, तो 3.14 अपॉन 4.23, तो लगभग कितना आ जाएगा 0.74, या फिर आप लिख सकते हैं इसको क्या, पाई अपॉन 4.23। ठीक है, इस तरह से करके आप पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो जब पैकिंग इफिशियंसी इतना हो गया तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, जब 74% ये हो गया तो ये हो जाएगा 26%। ठीक है, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एफसीसी का पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है तो 74%, एम्प्टी स्पेस कितना होता है तो 26%। अगर आपको उतारना हो तो आप इजीली उतार सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी निकालते हैं। मैं इसको आपको पूरा कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, कैलकुलेशन आप पूरा करेंगे, बट मैं कंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कंस्ट्रक्शन इसका क्या होता है। ये मैंने एक यूनिट सेल बना दिया आपको। बीसीसी का डिफिनेशन क्या है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में भी हो। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल्स हो गया, एक इस कॉर्नर में, ये अपोजिट कॉर्नर में रहेगा। दैट मीन्स क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ पर है, इस कॉर्नर पे है, तो दूसरा पार्टिकल कहाँ होगा, इस कॉर्नर पे होगा जहाँ पे मैं पकड़ा हुआ हूँ। ठीक है, दोनों कॉर्नर को, अगर एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर होगा। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, यही चीज़ मैंने वहाँ पर बनाया है। ठीक है, अच्छा एक जो बॉडी सेंटर होगा वो कहाँ होगा, इसके अंदर में, जिससे होकर के जाएगा। तो चलिए ये ले लिया मैं अंदर वाला पार्टिकल्स। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ और नंबरिंग कर देता हूँ। चलिए ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो इसको जब यहाँ तक हम मिला दिए तो इसमें हमको बेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम बेस के लिए फिर यहाँ से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, अब इन कंस्ट्रक्शन को करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका साइड को ए तो हम पहले से ही लेते हैं, तो ए ले लेंगे इसको, और फिर इसको मान लेंगे हम लोग सी और इसको मानेंगे डी, क्योंकि पहले इसको कैलकुलेट करेंगे फिर इसको करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये बेस है और ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हम आराम से एफ डी अगर निकाल लेंगे तो ये एफ डी क्या बन जाएगा, फिर हमारा इस ट्रायंगल के लिए, इस राइट ट्रायंगल के लिए एफ बी हमारा बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि पहले क्या करेंगे हम लोग, इन राइट ट्रायंगल
क्या ले लीजिएगा, एफ ई डी ले लीजिएगा। तो एफ ई डी लीजिएगा तो एफ डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने बी माना तो बी अंडर रूट स्क्वायर को हमने इस पर लेके आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट टू ए। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू ए, क्योंकि ये 2a स्क्वायर हो जाएगा तो ए से स्क्वायर हट जाएगा। अब इतना करने के बाद क्योंकि बी मिल गया तो अब ये तो हमारा बेस बन गया और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो हम इजीली सी निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन राइट ट्रायंगल क्या ले लेंगे, ए एफ डी। ए एफ डी में क्या है हमारा कि ए एफ हमारा हाइपोटेनस है, तो हम इसको ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा तो एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ए एफ तो हमारा रह जाएगा ये सी स्क्वायर, एफ डी का वैल्यू हमने ये निकाला है ना, रूट टू ए, तो यहाँ पे कर दीजिए रूट टू ए होल स्क्वायर प्लस ए डी का वैल्यू ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए सी इज इक्वल हो जाएगा रूट 3a। ठीक है, अब ये मिल गया। अब दूसरा काम देखिए कि यहाँ पर ये रेडियस क्या हो जाएगा r, ये भी r, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2r, है ना। तो अब ये हो गया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 4r झुकी। ठीक है, तो जब c इज इक्वल टू 4r हो गया हमारे पास, तो हम अब आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए लिखेंगे कि 4r इज इक्वल टू रूट 3a, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 3/4a, या फिर a इज इक्वल टू निकालेंगे तो 4/√3r। ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, BCC यूनिट सेल में पार्टिकल के रेडियस और उसके एज लेंथ के बीच में, और यहाँ क्या हो गया एज लेंथ और रेडियस, स्फीयर के रेडियस के बीच में रिलेशन। ये इसको आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इतना कुछ करने के बाद फिर पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे। पैकिंग इफिशियंसी फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्फीयर बटे यूनिट सेल का वॉल्यूम करके आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो पैकिंग इफिशियंसी आपका आ जाएगा 68%। ठीक है, एम्प्टी स्पेस आ जाएगा 32%, और पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा 0.68। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी। एससीसी यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के अलावे कहीं और भी नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल केवल यूनिट सेल के कॉर्नर में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नेमिंग करना चाहेंगे तो फिर वही ए बी सी डी, तो क्या होगा पार्टिकल एक यहाँ पर होगा दूसरा यहाँ पर होगा, बीच में कोई कहानी नहीं। तो जो ए है ये भी ए, इसको हम ए मान लेंगे, जनरली ए ही माना जाता है इनको। ठीक है, तो इसलिए इस पर आपको ट्रायंगल वगैरह लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू, ये भी एक रेडियस हो गया, ये भी एक रेडियस हो गया, तो 2r, तो आपको रिलेशन यहाँ तो मिल गया। जब आपको यहाँ पर रिलेशन मिल गया तो मैं तो आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होता है। ठीक है, टाइम को हम लोग बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग उसी फॉर्मूला को बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस तरह से जब करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इसका कितना आ जाएगा, फॉर्मूला में बैठा के आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा लगभग 52%, और एम्प्टी स्पेस कितना आ जाएगा या फ्री स्पेस 48%, और पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 0.52, या आप ले सकते हैं क्या π/6, ये भी होता है, इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको ये पूरा कैलकुलेशन चाहिए तो आप फिर से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा, लेकिन टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। दुनिया में इस तरह का पूरा कैलकुलेशन किताबों में किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि सारा कैलकुलेशन मैं करके बताऊँ, लेकिन कैलकुलेशन का जो मेन की पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आप देखेंगे इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एफसीसी यूनिट सेल का सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होता है, उसके बाद बीसीसी का, और सबसे कम एससीसी का। अब हमारा नया टॉपिक है क्या, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस।
तो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, इसके हेल्प से, इसके मदद से, इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं। अगर ए का वैल्यू मालूम हो, डेंसिटी मालूम हो, अगर बाकी ये दोनों चीज़ मालूम है तो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन कि हम किसी भी क्रिस्टल में प्रेजेंट मोलेकुल या आइटम का एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास भी इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिहाज से अगर हम देखें तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी से ही न्यूमेरिकल इसका स्टार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं आपको अभी न्यूमेरिकल्स नहीं बता रहा हूँ। इसके कुछ दिन के बाद आपको मैं एक स्पेशली 50 ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, किसके लिए, आपका मेडिकल का एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसमें सबका एक बहुत ही अच्छा बैलेंस मैंने एक नोट्स तैयार किया है जो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं, यूनिट सेल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। इसके हेल्प से हम लोग क्या क्या करोगे कि किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, डेंसिटी, एज लेंथ, मोलेकुलर मास, एटॉमिक मास एटसेट्रा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि यूनिट सेल का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, हमारा ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो अब हम देखते हैं कि मास क्या होता है। तो मास ऑफ अ, या फिर लिखेंगे हिंदी में तो एक यूनिट सेल का मास बराबर क्या होगा, तो एक यूनिट सेल का मास बराबर क्या हो जाएगा, पार्टिकल स्पेशली यहाँ पर हम एटम थोड़ा सा डिनोटेट कर देते हैं ताकि काम आसान हो जाए। पार्टिकल का नंबर इनटू एक पार्टिकल अर्थात एक एटम का मास। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कहानी समझने का ज़रूरत है। ये जो एक एटम का मास कहता है ना, ये क्या चीज़ होता है, एक एटम का मास। जैसे किसी भी एटम का जो आप मास जानते हैं, जैसे कि मान लें ऑक्सीजन का या फिर आप हाइड्रोजन का या कार्बन का ही मास ले लेते हैं, तो 12। व्हाट इज 12? 12 क्या? तो 12 AMU आप जानते हैं। इससे आपका न्यूमेरिकल सही तरीके से सॉल्व नहीं होगा। फिर आप जानते हैं यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, इससे भी नहीं होगा। तो सबसे क्या है, अच्छा है कि ये वाला यूनिट्स आप याद रखें, यानी कि कार्बन का मास 12 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम, एक कार्बन का मास 12 ग्राम बटे अपॉन 1 मोल। अब ये जो 1 मोल हो गया, तो अब ये 1 मोल क्या है, तो अब यहाँ देखिए कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है। तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है क्या, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस नंबर को आप क्या कहते हैं, इस नंबर को आप कहते हैं क्या, एवोगाड्रोस नंबर, या फिर आप क्या कहते हैं इसको, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 1 मोल का हो गया। अब इसको जो रिप्रेजेंट किया था, इसका सिंबल क्या है, कहीं पे आपको N0 मिल जाएगा, Na मिल जाएगा, कुछ किताब में N भी रहता है और कहीं कहीं पर L भी रहता है। ये सब इसका सिंबल है, N0, Na, N, L। ठीक है, इनमें से कोई एक हम लोग ज़्यादा जनरली ये दोनों यूज़ होता है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। तो आपने देख लिया कि किसी का भी, यानी कि एक पार्टिकल या फिर एक एटम, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, उसका मास क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर में क्या आ गया आपका, मोलेकुलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, मोलेकुलर मास ऑफ या एटॉमिक मास अपॉन मोल। ठीक है, अब ये हमको निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ आपको उतारना हो तो आप इजीली आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके लिए काम कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। पार्टिकल का नंबर, उसके लिए हम लोग इसको Z मान लेते हैं। ठीक है, इनटू एक पार्टिकल का मास। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, मोलेकुलर मास या एटॉमिक मास, या क्या होगा, ये M बराबर एटॉमिक मास या फिर मोलेकुलर मास, याद रखेंगे, अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, एवोगाड्रोस नंबर। अभी हम लोगों ने कार्बन का करके देखा, तो ये क्या हो गया, एक यूनिट सेल का मास मिल गया। ये हमारे पास क्या था, वॉल्यूम था। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डेंसिटी को रॉ या फिर D के द्वारा सिंबलाइज किया जा सकता है, अपॉन, तो
तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो ये हमको टोटल मिल गया, तो हम इसको लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब, सॉरी एन ए अपॉन ए क्यूब। तो हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। एक टर्म क्या हो गया, रो या डी, ठीक है, या फिर डी मान लीजिए। अब एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 2 1 3, एक ये 4, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो आपको पता ही है 6.02 10 टू द पावर 23। तो अब ये 1 2 3 4 टर्म बच गया। तो इन 4 टर्म में से कोई 3 टर्म आपको पता होगा, एक तो कांस्टेंट है, उसका पता होना नहीं होना बात बराबर है, आपको नहीं आता है तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन आपको आना चाहिए ये वैल्यू, ठीक है। इन 4 टर्म में से कोई एक टर्म आपको निकालने के लिए आ सकता है, यानी कि आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जैसे कि FCC का 4 होता है, BCC का 2, SCC का 1, वो निकाल सकते हैं। जिस भी एटम या मोलेकुल से बना हुआ हो उस एटम या मोलेकुल का एटॉमिक मास या मोलेकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप जो यूनिट सेल है उसका एज लेंथ ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इससे न्यूमेरिकल आता है, बोर्ड में भी, आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में भी, सब में इससे आपका न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। इस तरह से आप इनसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, इससे आगे वाले टॉपिक क्रिस्टल डिफेक्ट्स वगैरह के बारे में, फिर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी देखेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, ठीक है। उन सब को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कम समय में हम लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन आता है, खास करके डिफेक्ट से क्वेश्चन आता है। मैं इसलिए डिफेक्ट आपको बहुत जल्दी दूंगा, बताऊंगा, ठीक है। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप उतारना चाहेंगे तो इजीली आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े, ताकि मैं आपके लिए लगातार एक से एक वीडियो लाऊं, क्योंकि केमिस्ट्री के अलावा और भी बहुत सारा जनरल साइंस के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।